चलिए बात फिर परमाणु की संरचना के बारे में। शांत रहो जो लोग बोल रहे हो। देखिए, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक जो हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक वो जो समझौता कर लेते हैं, सोचते हैं जो है सो है, छोड़ो। एक होता है कि कैसे नहीं मैं कर पाऊंगा। तो थोड़ा जुझारू प्रवृत्ति के बच्चे बनो। अभी भी तुमको कोई चीज नहीं आती तो सीख के पेपर दे दो। मैं तुम्हें बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसके पीछे रीजन है। उद्देश्य ये है कि बच्चे सारे सपोर्ट नहीं करते, आते नहीं हैं, लेकिन जो भी आते हैं अगर 5 बच्चों का भी भला हो गया तो मेरे लिए अच्छा हो गया। इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं आए उनको समझ में आए। अब परमाणु की संरचना के बारे में बताएं तो परमाणु की संरचना के बारे में बहुत सारे मत हैं। डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। सबसे पहले डाल्टन ने ही दिया कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसको विभाजित नहीं किया सकता है। फिर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान पूरे परमाणु में विभाजित रहता है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। फिर जब बहुत डिस्कशन होने लगा तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसके लिए उन्होंने अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। क्या किया उन्होंने? नाभिक, परमाणु के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। और बमबारी करा के ये देखा कि जो अधिकांश अल्फा थे वो अल्फा कण थे, थोड़े थोड़े कणों में विभक्त हुए। एक तो बहुत सारे अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण थोड़े थोड़े कोणों पे विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोणों पर हुए और बहुत सारे अल्फा कण 180 पर भी विक्षेपित हो गए। तो इनके प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो सबसे पहले निष्कर्ष समझ लो कि रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकालना था। क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का, खूब समझ लो, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री, कुछ अल्फा कण 180 डिग्री विक्षेपित हो गए। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश, इन्होंने कहा कि जो समस्त द्रव्यमान है वो धनावेश से एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, बहुत छोटे स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक। नाभिक नाम तो रदरफोर्ड ने दिया, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश लगभग पाया जाता है। तीसरा इन्होंने कहा कि चूंकि परमाणु में अल्फा कण विच्छेद वापस आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि परमाणुवीय दूरियों में भी कूलाम का नियम लागू होता है। इन्होंने तय किया, इन्होंने पुष्टि किया कि कूलाम का नियम है वो परमाणुवीय दूरियों में भी लागू होता है। इन्हीं के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, समस्त धनावेश रहता है। फिर इनसे पूछा गया फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इनसे फिर पूछा गया कि भाई परिक्रमण करते रहते हैं, तो परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉनों को वृत्ति पथ पर चलने के लिए कहां से विकिरण बल प्रदान होता है? तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं उनको नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है उससे अभिकेंद्र बल प्रदान होता है और इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड को काफी इज्जत और शोहरत मिली, आराम से इनका काम चलता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ साइंटिस्टों ने इनको बुलाया कि ठीक है, आप ये सब बातें बता रहे हो, इनकी पुष्टि करो। सबसे पहले इनको बोहर ने बुलाया था। किसने बुलाया था? इनसे कहा कि बोहर ने कि आप कह रहे हो कि समस्त द्रव्यमान और धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा आप बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ये भी सही है। इन्होंने कहा कि आवेश की गति प्रकृति के अनुसार
यदि कोई गतिमान आवेशित कण होता है तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है? तो बोले हाँ। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चार घूमते हैं तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे? तो ये बोले यस करेंगे। तो बोले जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो इनकी त्रिज्या लगातार घटती जाएगी। ध्यान नहीं दे, बोले यस घटती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब लगातार घटती जाएगी तो एक ऐसी अवस्था है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु अस्तित्वहीन हो जाएगा। अब ये कुछ बोले ना, फिर ये जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इन्होंने सबसे पहले परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। रदरफोर्ड की मॉडल की कमियों की बात करें तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। फिर बोहर कभी रुकने वाले नहीं थे, इन्होंने क्या किया, एक बहुत मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप उठा लिया, उससे देखा कि उसमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं और स्पेक्ट्रम जो दिखाई पड़े उनको वो रेखीय स्पेक्ट्रम दिखाई पड़े, संतत नहीं दिखाई पड़े। बुलाए इनको, बोले आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो लगातार ऊर्जा निकलनी चाहिए। जब लगातार ऊर्जा निकलेगी तो संतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। तो बोले यस मिलेगा। इनको दिखा दिया टेलीस्कोप में, बोले देखो इसमें तो लीनियर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ रहा है, संतत तो है नहीं, पट्टियां दिखाई पड़े छोटी 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 छोटी, लगातार कहीं चमकीला नहीं है, न लगातार ब्लैंक है। फिर ये नहीं बोले तो ये क्या किए, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहां पे फेल हुआ, ये दो चीजों की व्याख्या नहीं कर पाए, एक परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, एक रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इन्हीं वजह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल हो गया और अमान्य कर दिया गया। जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अमान्य हो गया तो चूंकि बोहर ने इनके बारे में बताया था सारी चीजें, तो बोहर ने फिर अपना परमाणु मॉडल दिया। बोहर थोड़ा चालाक थे, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल देने के पहले प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे कह दे तुमसे इस कमरे में बैठे हो, मन से पढ़ो, अगर सीखना चाहते हो तो छत मत देखना, छत देखोगे तो गलत हो जाएगा, बस काम खत्म, तुम छत देखो बैठे करो। तो छत की सारी विकृतियां खत्म हो गई। बोहर ने यही किया, बोहर बहुत चालाक थे, उन्होंने जो अपना मॉडल दिया उससे पहले बोहर पास्टुलेट्स यानी बोहर की परिकल्पनाएं, बोहर ने अपने मॉडल देने के पहले परिकल्पनाएं कर ली, उन परिकल्पनाओं के आधार पर इन्होंने बोहर मॉडल दिया। अब तुमको बताते हैं कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं। बोहर ने पहली परिकल्पना की कि जो रदरफोर्ड का ये मानना है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल रदरफोर्ड की बात इन्होंने मान ली। लेकिन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमण कर सकते हैं, फिक्स नहीं कि मनमानी कक्षाओं में करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nv कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसका कोणीय संवेग mvr = nh/2π होगा, जहां n कक्षा की संख्या है। बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग mvr = nh/2π है, और जहां n क्या है, कक्षा की संख्या। बात खत्म हुई थी। अब दूसरी बात इनसे उन्होंने कहा कि जो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती, स्थायी कक्षाएं होती। कौन सी कक्षाएं होती हैं? जिन कक्षाओं में कोणीय संवेग nh/2π होता है वो स्थायी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। बात खत्म हो गई। फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम कहां से मिला? तो इन्होंने बताया कि जब परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन को उपयुक्त ऊर्जा का फोटॉन मिल जाता है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसको उपयुक्त ऊर्जा का फोटॉन मिल गया तो इलेक्ट्रॉन इसे अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके अपेक्षाकृत किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में पहुंच जाता है। परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था है। जब परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसको अवशोषित करके किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है। जैसे उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में गया तो इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। कहते हैं परमाणु उत्तेजित हो गया। लेकिन उत्तेजित अवस्था में परमाणु केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है। इसके बाद अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके किसी निम्न, चाहे नीचे वाले निम्नतम, अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके किसी निम्न अथवा
निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आ जाता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा में आता है, इस दौरान जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है इसी से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इन्होंने इस प्रकार से रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या कर दी। इन्होंने कहा कि जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके किसी निम्न अथवा निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आता है, इस समय जो ऊर्जा का अवशोषण करता है उसी से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। यदि उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 और निम्न की E1 हो तो E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू, या लिख सकते हो hc अपॉन लैम्डा, जहां h न्यू या hc अपॉन लैम्डा उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति या तरंग है। यहां से भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, खूब न्यूमेरिकल है, तुमको याद होगा। यदि कोई परमाणु 5वीं कक्षा से 4थी कक्षा में आए तो उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात करो, ये तो सूत्र लगता है, E5 माइनस E4 हो जाता है। यहाँ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, इसे बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू है, यहाँ पे न्यू इक्वल टू लगा दें, E2 माइनस E1 अपॉन h, ये बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध है। कौन सा प्रतिबंध है? ये हो गया बोहर का परमाणु। तो यहाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोहर ने यही पास्टुलेट्स किया, उस पास्टुलेट्स के अनुसार अपना मॉडल दिया। अब एक शब्द है हाइड्रोजन सदृश परमाणु, हो सकता तुम्हें याद हो सकता भूल। हाइड्रोजन सदृश परमाणु क्या होते हैं? एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को हाइड्रोजन सदृश परमाणु कहते हैं। ऐसे सारे परमाणु जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन सदृश परमाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, ये सब हाइड्रोजन सदृश परमाणु, चाहे वो हीलियम प्लस हो और चाहे लिथियम प्लस। अब हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए बोहर सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए हाइड्रोजन बोहर मॉडल की यही कमियां थी। बोहर ने क्या किया, केवल हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के बारे में बता पाए, एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर पाए, बाकी व्याख्या का नहीं कर पाए। ठीक है, अब जब इसको बंद कर दो फिर बात बताते हैं।